एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। लेक्चर नंबर 53 और चैप्टर 5 के साथ मैं हूं आपकी टीचर मिस शहज़ादी नज़ीर। और आई होप कि आप लोग घरों में एक अच्छी सेहत के साथ अपनी बुक्स भी पढ़ रहे हैं, टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेक्चर भी अटेंड कर रहे हैं और एक अच्छा टाइम टेबल अब तक बन चुका हुआ है, होप सो। तो बेटे, हमने प्रीवियस लेसन में कंपैरिजन पढ़ा था, कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। आज उसको पहले रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है, ताकि फिर हम आगे की तरफ जाएं। पीछे हमने एरर्स इन मियोसिस भी पढ़ा था। एरर्स इन मियोसिस में हमने कहा था कि एनाफेज में जब पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स नॉर्मल नहीं होती है तो एरर्स आती हैं। अगर तो क्रोमोसोम्स पुल इक्वल होते हैं एनाफेज 1 में और एनाफेज 2 में। एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे होते हैं, जबकि एनाफेज 2 में क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स आर गोइंग टू बी सेपरेटेड। इफ दिस सेपरेशन इज नॉर्मल देन इट इज नेम्ड एज डिसजंक्शन। और अगर ये सेपरेशन नॉर्मल ना हो तो क्रोमोसोम्स, तो उसको हम नॉन डिसजंक्शन का नाम देते हैं। और नॉन डिसजंक्शन के नतीजे में ऐसे गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे जिनमें या तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा, और या फिर ऐसे गैमेट्स होंगे जिनमें एक क्रोमोसोम मिसिंग होगा। दोनों सूरतों में डिफेक्टेड गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। और जब ये डिफेक्टेड गैमेट्स जब नॉर्मल गैमेट्स के साथ फर्टिलाइज होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे जिनमें क्रोमोसोम्स, जिनकी बॉडी में क्रोमोसोम्स की तादाद 47 या 45 होगी इंस्टेड ऑफ 46, ठीक है। और उसके बाद हमने कंपैरिजन स्टडी किया था माइटोसिस और मियोसिस का। मैंने आपको कहा था कि दोनों के कंपैरिजन में पहला कंपैरिजन ही हम इसकी डेफिनेशन का भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस का। फिर हमारी बुक में उन्होंने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज का डिफरेंस बताया है विद प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 एंड एनाफेज 1। हमने 2 के साथ कंपैरिजन क्यों नहीं किया बच्चों? क्योंकि मियोसिस 2 इज़ ऑलरेडी सिमिलर टू माइटोसिस, देयर इज़ नो कंपैरिजन, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी कंपैरिजन है वो किसके साथ है? माइटोसिस की इन कैरियोकाइनेसिस की फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज का प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 और एनाफेज 1 के साथ है। तो प्रोफेज में हमने क्या डिफरेंस शो किया था? प्रोफेज में वहाँ पे ना तो जब क्रोमेटीन क्रोमोसोम्स बनते हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी नहीं पैदा होते हैं और क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होती है माइटोसिस में, जबकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनते हैं और क्रॉसिंग ओवर भी होती है। क्रॉसिंग ओवर भी होती है, यहाँ पर हम क्रॉसिंग ओवर को भी शो कर देते हैं इन दिस वे। दिस इज द क्रॉसिंग ओवर, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी हुई। जबकि मेटाफेज में सिंगल क्रोमोसोम्स अलाइन एट मेटाफेज एट द सेंटर एट द इक्वेटर टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट, जबकि यहाँ पर दो क्रोमोसोम्स अलाइन टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट। एनाफेज में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम्स ब्रेक, क्रोमेटिड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। क्रोमोसोम्स ब्रेक हो गए और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स थे जो सिस्टर क्रोमोसोम के तौर पे दोनों पोल्स पे जाएंगे, जबकि यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे और हाफ क्रोमोसोम एक साइड पे और हाफ, बजाय क्रोमेटिड्स के अब पूरा डिप्लॉइड क्रोमोसोम जो होगा, यहाँ पर 2 क्रोमेटिड्स वाला क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। और जब न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिप्लॉइड हैं, यानी जितने पेरेंट सेल में उतने ही हैं, लेकिन इनमें क्रोमोसोम जो है सिंगल क्रोमेटिड्स रखे हुए हैं।
यहाँ पर मियोसिस 1 के नतीजे में हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स इन दोनों न्यूक्लियाई में बने हैं। हैप्लॉइड क्रोमोसोम मीन हाफ क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन इन दोनों में क्रोमेटिड्स जो हैं दो सिस्टर क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं। ये थी हमारा डिफरेंस प्रीवियस लेसन का। तो आज हम जो बच्चों पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। जी बच्चों, हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ एपोप्टोसिस and necrosis. What are these terms? हम इस चैप्टर में सेल रिप्रोडक्शन को पढ़ चुके हैं, सेल डिवीजन कि सेल नए सेल्स कैसे बनाता है। हम माइटोसिस और मियोसिस के ज़रिए से न्यू सेल्स प्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, और हमने ये भी देखा कि बहुत सारे सेल्स भी बन जाते हैं जहाँ पर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। वाइल दैट ऑर्गेनिज्म इज लिविंग, उसके अंदर बेशुमार नए सेल्स बन भी रहे होते हैं, और जबकि वो जिंदा होता है, वो ऑर्गेनिज्म जिंदा होता है, उसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स की डेथ भी हो रही होती है। नाउ टुडेज टॉपिक इज सेल डेथ, सेल की डेथ या सेल का मर जाना। क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स ख़त्म हो जाते हैं? येस ऑफ कोर्स, बहुत सारे सेल्स की एक ख़ास एज होती है, उसके बाद वो सेल्स मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए से उनकी डेथ हो जाती है। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस आपने इसको इस तरह से पढ़ना है, एपोप्टोसिस, पी को ओ के साथ मिला के एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, ये दो प्रोसेस हैं, दोनों सेल डेथ हैं। आप देखते हैं कि दोनों में वन बाय वन देखते हैं कि इनमें सेल्स की डेथ कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस is the programmed cell death. प्रोग्राम्ड सेल डेथ मीन सेल के अंदर ही कुछ ऐसी चेंजेस आनी है जो कि सेल की डेथ की वजह बन जाएगा। इज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और आपको पता है एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में एक दिन में 50 से 70 बिलियन सेल्स की डेथ हो जाती है एपोप्टोसिस के ज़रिए से, एपोप्टोसिस के ज़रिए से। वाइल द ऑर्गेनिज्म इज लाइफ, जिंदा होता है, लेकिन उसकी बॉडी में इतने सेल्स डेली डेड हो रहे होते हैं ड्यू टू सर्टेन बायोकेमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, इसमें कुछ खास किस्म के बायोकेमिकल इवेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए से सेल की डेथ हो जाती है। प्रोग्रामिंग के ज़रिए से ख़ास सेल के अंदर ही कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जो कि सेल की डेथ की वजह बन जाती हैं। और एक ह्यूमन एडल्ट में 50 to 70 बिलियन सेल्स cells die daily with एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के ज़रिए से 50 से 70 बिलियन सेल्स की डेथ हो जाती है। अब कैसे होती है, किस तरह से होती है? लेट्स सी, दिस इज़ द सेल। एक हेल्दी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर इसका न्यूक्लियर इन्वेलप है, पोर्स हैं इसके अंदर, और क्रोमोसोम्स हैं क्रोमेटीन की फॉर्म में। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हैं, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, ठीक है, गोल्जी बॉडीज़ हैं। इसके बाद साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन आपको पता है कुछ खास किस्म के
माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। दीज माइक्रोफिलामेंट्स और ये हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि सेल को हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था बच्चों। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल की शेप को, सेल की स्ट्रक्चर को होल्ड करने में हेल्प करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। और ये कोलेक्टिवली क्या है? साइटोस्केलेटन। अब सेल के अंदर एपोप्टोसिस कैसे होगी ये देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल का जो साइटोस्केलेटन होता है वो ब्रेक होता है बाय एंजाइम्स। सेल का साइटोस्केलेटन जो है वो ब्रेक हो जाता है। साइटोस्केलेटन ब्रेक्स बाय सम एंजाइम्स। यहाँ पर सेल के अंदर कुछ खास किस्म के डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स जो डिस्ट्रॉय करने की नेचर रखते हैं, वो क्या करेंगे? साइटोस्केलेटन को ब्रेक कर देंगे। और जो सेल का साइज नॉर्मल इतना है, ठीक है बेटे, साइटोस्केलेटन के ब्रेक हो जाने की वजह से सेल विल श्रिंक, सेल श्रिंक होके इस साइज में आ जाएगा। सेल साइज श्रिंक। यहाँ पर मैं आपको सेल की डेथ कैसे होनी है ये बताने जा रही हूँ। एपोप्टोसिस में सेल साइज श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर साइटोस्केलेटन ब्रेक हो गया है। साइटोस्केलेटन दैट इज कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, जो सेल को एक शेप में होल्ड रखे होते हैं। अब यहाँ पर वो साइटोस्केलेटन ब्रेक हो गया और जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा और जल्द ही ये न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर बच्चों कुछ इस तरह की न्यूक्लियर क्रोमेटीन बॉडीज बन जाएंगी, ठीक है, लाइक दिस क्रोमेटीन बॉडीज बन जाएंगी। क्या हुआ? न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप break, chromatin condenses, chromatin condenses and form several chromatin bodies, क्रोमेटीन बॉडीज बन जाएंगी इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक हो गया, क्रोमेटीन कंडेंस हुआ, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रोमेटीन बॉडीज इस तरह से सेल के अंदर आ जाएंगी ड्यू टू न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेकेज। एक तरफ सेल का साइज श्रिंक हो चुका है, ठीक है, और ये जो बॉडीज हैं वो इस तरह से पूरे सेल के अंदर फैल जाएंगी। अब जो ओरिजिनल साइज था उससे सेल का साइज श्रिंक हो चुका है, ठीक है बेटे। फर्दर क्या होगा? अब ये जो सेल है यहाँ पर ज़्यादातर ये जो क्रोमेटीन बॉडीज़ हैं वो इस मेम्ब्रेन के साथ भी जुड़ सकती हैं और कुछ यहाँ पे इर्रेगुलर बर्ड्स की सूरत में यहाँ पर कुछ इस तरह से चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। ये इर्रेगुलर बर्ड्स बनना शुरू हो चुके हैं, ठीक है, और इनके साथ ये क्रोमेटीन बॉडीज भी हैं। ये इर्रेगुलर बर्ड्स बन गए, बर्ड्स।
जी, इर्रेगुलर बड्स, इनको हम नाम दे सकते हैं ब्लेब्स का, ब्लेब्स भी कहते हैं इर्रेगुलर बड्स को। और जल्द ही क्या होगा कि ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, और यहाँ पर ये इस तरह से सेल के पीसेस रह गए हैं। आप इनको, ये जो बड्स बने थे ब्रेक हो गए और ब्लेब्स बने। ये जो ब्लेब्स बने हैं, ब्लेब्स, या फिर इनको एपोप्टोटिक बॉडीज भी कहती हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज। ठीक है बेटे, ये अब यहाँ पर एक जो सेल था वो अब इस छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स की सूरत में रह गया है, दैट आर नेम्ड एज ब्लेब्स। अब ये ब्लेब्स को कोई दूसरा सेल, साथी सेल या जो बड़े सेल होंगे वो फैगोसाइटोस कर जाएंगे। डू यू रिमेंबर फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस जो हमने स्टडी किया था एंडोसाइटोसिस में, सेलुलर ईटिंग, सेल का खा जाना, सेल का सॉलिड पार्टिकल को लेना और उसको खाना, इंजेस्ट करना, फैगोसाइटोसिस कहलाता है। एंड दीज ब्लेब्स आर फैगोसाइटोस्ड, फैगोसाइटोस्ड बाय अदर सेल्स। ऐसे सेल्स जो अपनी लिविंग फॉर्म में हैं वो इनको खा जाएंगे, फैगोसाइटोसिस कर जाएंगे। ये था फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस, एपोप्टोसिस का प्रोसेस। एपोप्टोसिस क्या है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्रामिंग के साथ सेल के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आ रही हैं जिसके ज़रिए से सेल की डेथ हो रही है। और एक ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन में 50 to 70 बिलियन सेल्स die daily with apoptosis in adult human। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है, कैसे सेल की डेथ होती है। सबसे पहले सेल का साइटोस्केलेटन ब्रेक होगा बाय सम एंजाइम्स। वो एंजाइम्स डिस्ट्रक्टिव नेचर रखते होंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे साइटोस्केलेटन को और बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनेल्स को, माइटोकॉन्ड्रिया को, इन सब को ये ब्रेक करेंगे। फिर उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाएगा, क्रोमेटीन कंडेंस एंड फॉर्म सेवरल क्रोमेटीन बॉडीज। ये क्रोमेटीन बॉडीज सेल की मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएंगी और फॉर्म इरेगुलर बड्स, और ये ब्रेक हो जाएंगे इरेगुलर बड्स एंड फॉर्म द ब्लेब्स और एपोप्टोटिक बॉडीज। दो नाम है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है, व्हाट आर ब्लेब्स और व्हाट आर एपोप्टोटिक बॉडीज, दोनों ही पूछे जा सकते हैं। तो आपने बताना है कि एपोप्टोसिस के दौरान में जब सेल का साइटोस्केलेटन ब्रेक होता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक होता है और क्रोमेटीन कंडेंस होकर जब इरेगुलर बड्स बनाते हैं and they separate from the cell, these are named as blebs and these are also named as apoptotic bodies। और इन एपोप्टोटिक बॉडीज़ को दूसरे सेल्स जो हेल्दी सेल्स होते हैं वो फैगोसाइटोस कर जाते हैं, सेल को खा जाते हैं। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस की। क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ऑफ एपोप्टोसिस। जी बच्चों, एपोप्टोसिस बॉडी के उन सेल्स में होती है विच आर डैमेज्ड, जो डैमेज हुए होते हैं, डैमेज हो जाती हैं, या फिर वो अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, डैमेज सेल्स में। और डैमेज सेल्स में क्यों होती है? डैमेज्ड एंड स्ट्रेस्ड सेल्स
undergo apoptosis। ये क्यों एपोप्टोसिस करते हैं? जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं या जिनमें स्ट्रेस पाया जाता है, ताकि उनका बाकी के सेल्स से राब्ता ख़त्म हो जाए। वरना अदरवाइज अगर इन सेल्स की डेथ नहीं होगी, ये डैमेज है या स्ट्रेस फॉर्म में है, दे विल टेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी, दे विल टेक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स लेंगे, डाइजेस्टेड फूड लेंगे और इसी डैमेज इस इन्फेक्शन को बाकी के सेल्स तक में फैलाने की वजह बन जाएंगे। इसलिए इनको वहाँ से ख़त्म कर दिया जाता है, इनकी डेथ हो जाती है, ताकि ये मज़ीद स्ट्रेस को या इन्फेक्शन को दूसरे सेल्स तक ना पहुँचा सकें। ठीक है बेटे, ताकि ये न्यूट्रिएंट्स ना लें, वो न्यूट्रिएंट्स जो लिविंग सेल्स के लिए है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज़ हो सकती है, वो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस में यूज़ ना हो, इसलिए इनको यहाँ से ख़त्म कर दिया जाता है। सेल्स की डेथ हो जाती है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, दैट इज़ नेम्ड एज एपोप्टोसिस। ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, ये होती है डैमेज और स्ट्रेस सेल्स में, ताकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ना ले सकें और फर्दर इन्फेक्शन को ना रोक सकें। और इसका दूसरा बड़ा सिग्निफिकेंस बच्चों ड्यूरिंग द डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के दौरान में जब एक बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो फिंगर्स के दरमियान में, फिंगर्स की जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो फिंगर्स के दरमियान में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, और वो डिजिट्स जो होते हैं, जिनको उस टाइम पे डिजिट्स कहा जा रहा होता है, फिंगर्स जिन्होंने बनना होता है, उनके दरमियान में कुछ अननेसेसरी सेल्स होती हैं। उन अननेसेसरी सेल्स की डेथ भी एपोप्टोसिस के ज़रिए से हो जाती है। फिर क्या होता है, एपोप्टोसिस के ज़रिए से वो सेल्स डेड हो जाती हैं और जो फिंगर्स होती हैं वो एक दूसरे से लाइक दिस सेपरेट हो जाती हैं। वरना ये फिंगर्स इस तरह से इकट्ठी होती हैं और इनके दरमियान में कुछ खास सेल्स होते हैं जो इनको आपस में जोड़े होते हैं। लेकिन वहाँ पर जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो उनके दरमियान में, उन डिजिट्स के दरमियान में वो सेल्स डेड हो जाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। और एपोप्टोसिस के ज़रिए से सेल डेथ की वजह से ही यहाँ पर फिंगर्स जो होती हैं मुकम्मल डेवलप हो जाती हैं और एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस को रिकॉल कर लें, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। कितने सेल्स की डेथ होती है ये MCQs में पूछा जा सकता है। 50 to 70 बिलियन सेल्स डाई डेली इन विद एपोप्टोसिस इन एडल्ट ह्यूमन। और ढेर सारे इवेंट्स हैं जो यहाँ पर होती हैं जिसके नतीजे में ये प्रोग्राम डेथ होती है। अब क्या होता है, सबसे पहले साइटोस्केलेटन ब्रेक होता है। साइटोस्केलेटन ब्रेक होता है और सेल का साइज श्रिंक हो जाता है। दिस साइटोस्केलेटन ब्रेक्स बाय सम एंजाइम्स। कुछ खास एंजाइम्स होते हैं जो सबसे पहले इन स्ट्रक्चर्स को, सेलुलर स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से सेल का साइज श्रिंक हो जाता है, सेल की शेप मेंटेन नहीं रहती है। सेल जो ओरिजिनल साइज ये था उससे ये श्रिंक होकर इस तरह से रह चुका है। ठीक है, ये सेल का साइज श्रिंक हो चुका है। उसके बाद सेल के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक होगा, क्रोमेटीन कंडेंस होगा और बहुत सारी क्रोमेटीन बॉडीज बनकर सेल के अंदर आ जाएंगी। ये जो न्यूक्लियस था अब वो क्रोमेटीन बॉडीज़ की सूरत में सेल के अंदर ढेर सारा पाया जा रहा है। और फिर न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होगी और यहाँ पे कुछ बड्स अपीयर होंगे, इरेगुलर बड्स, जिनको ब्लैब्स कहेंगे। दीज ब्लैब्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड नाउ ऑल्सो कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज़। ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ जो हैं फैगोसाइटोज कर जाएंगे दूसरे सेल्स फैगोसाइटोज कर जाएंगे, इनको इंजेस्ट कर जाएंगे, खा जाएंगे। ठीक है, तो क्या इस प्रोसेस का कोई फ़ायदा है, इम्पॉर्टेंस है? यस, दिस एपोप्टोसिस से जो सेल्स की डेथ होती है ये वो सेल्स होते हैं जो ज़्यादातर डैमेज होते हैं या इन्फेक्शियस होते हैं या स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं।
उनकी डेथ हो जाना ज़रूरी इसलिए होता है ताकि वो इन्फेक्शन को दूसरे हेल्दी सेल्स तक ना पहुंचाएं, ताकि वो न्यूट्रेंट्स ना लें। न्यूट्रेंट्स लेंगे, जब यही डैमेज सेल्स न्यूट्रेंट्स को यूज़ करेंगे तो फर्दर इन्फेक्शन को स्प्रेड करेंगे, ठीक है। इसलिए इनकी यहाँ पर डेथ हो जाएगी तो इन्फेक्शन भी स्प्रेड नहीं करेगा, ठीक है बेटे। दूसरा बेनिफिट इसका डेवलपमेंट में बता रहे हैं, ड्यूरिंग फिंगर्स डेवलपमेंट, फिंगर्स के दरमियान में जितने भी अननेसेसरी सेल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है एपोप्टोसिस के ज़रिए से, और इस तरह से जो फिंगर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है बेटे। ये था एपोप्टोसिस। अब हम पढ़ते हैं नेक्रोसिस। जी बेटे, नेक्स्ट वन है नेक्रोसिस। प्रोग्राम्ड सेल डेथ थी तो एपोप्टोसिस थी, ठीक है। नेक्रोसिस is the accidental death। वहाँ पे तो प्रोग्रामिंग डेथ थी, प्रोग्राम के साथ या एक ख़ास तरतीब के साथ ये प्रोसेस हुआ था, लेकिन यहाँ पर सडन डेथ है, एक्सीडेंटल डेथ। जैसे आपने सुना है कि एक इंसान हो सकता है, इंसान की डेथ भी तो दो तरह से होती है। एक प्रोग्राम मीन्स कि उसके अंदर कुछ बीमारियां ऐसी आ जाती हैं जो उसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इतना वीक कर देती हैं कि आखिरकार उसकी डेथ की वजह बन जाती हैं, और कुछ एक्सीडेंटल डेथ भी होती हैं। इसी तरह सेल्स के अंदर भी सेम उसी प्रोसेस के ज़रिए से डेथ हो रही है। वन वॉज प्रोग्राम्ड सेल डेथ एंड द सेकेंड वन इज नेम्ड एज एक्सीडेंटल डेथ of cells or tissues। Accidental death of cells or tissues। It is less sequential। इसमें उतनी तरतीब नहीं पाई जाती है जितनी के एपोप्टोसिस में पाई जाती है। Less sequential than एपोप्टोसिस। अब नेक्रोसिस की वजह क्या क्या है, कॉजेस, किस किस वजह से नेक्रोसिस सेल्स में होती है, फिर हम देखेंगे कि नेक्रोसिस होती कैसे है, ठीक है बेटे। सबसे पहले कौन से सेल्स नेक्रोसिस के ज़रिए से डेड होते हैं। नेक्रोसिस में कॉज ड्यू टू में occur due to injury। इंजरी की वजह से भी नेक्रोसिस हो सकती है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से, कैंसर की वजह से, कैंसर अगर हो गया है बॉडी के अंदर तो वहाँ पे भी ज़्यादा कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को की डेथ हो जाए ताकि वहाँ पे वो मज़ीद इन्फेक्शन ना स्प्रेड करे। इंजरी, इन्फेक्शन, कैंसर, और व्हेन अ सेल इज हाइपोक्सिक, व्हेन ये तमाम कॉजेज हैं। व्हेन अ सेल इज गिवन अ हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट। हाइपोक्सिक का मतलब है एक ऐसी एनवायरनमेंट जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है बेटे। नेक्रोसिस में अकर ड्यू टू इंजरी, इन्फेक्शन, कैंसर, और व्हेन अ सेल इज गिवन हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट, यानी कि उसको, उस सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो भी उसमें नेक्रोसिस की साथ डेथ हो सकती है। स्पाइडर बाइट भी हो सकती है कॉज इसकी। स्पाइडर बाइट, जब बॉडी के किसी पार्ट में स्पाइडर काट लेता है तो भी वहाँ पर ज़्यादातर सेल्स की डेथ जो होती है वो नेक्रोसिस के ज़रिए से हो सकती है। स्पाइडर बाइट और एंड लास्ट वन है
ये आपके ये वाली जो 2 कॉजेज़ हैं साइड बॉक्सेस में लिखी हुई हैं, आप इनको इन सारी कॉजेज़ को इकट्ठा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पूछा जा सकता है व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ नेक्रोसिस, इंजरी, इन्फेक्शन, कैंसर, hypoxic environment given to cell, spider bite, and when wounds are not properly cared, जब जख्मों की देखभाल नहीं होगी, जब वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है जी। ये सारी कॉजेज़ हैं। इंजरी हो जाए, कोई चोट लग गई है, कोई भी किसी किस्म का इन्फेक्शन है, कैंसर हो गया है बॉडी की किसी पार्ट में, वहाँ पे भी नेचर ने जो मैकेनिज़्म रखा है कि बॉडी के अपने अंदर ही देखिए जर्म्स आते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स उनको किल करते हैं, इम्यून सिस्टम रखा है। इसी तरह से जब एडिशनल सेल्स या कोई इन्फेक्शन हो जाए बॉडी के अंदर या कुछ ऐसा हो जाए तो वहाँ पर उन सेल्स की डेथ का सिस्टम नेचर ने रखा ताकि वो फर्दर बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक ना फैल पाएँ और वहीं पर उनका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए, रेलिवेंट पार्ट तक ही ख़त्म हो जाए। एक तरह से ये हमारा सर्वाइवल का मैकेनिज़्म रखा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल डेथ। तो इंजरी, इन्फेक्शन, कैंसर या सेल्स को जिन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है, हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट मिली होती है वो, और स्पाइडर बाइट अगर कहीं पे कर दिया है, स्पाइडर ने काटा है या वोंड्स की हीलिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, केयर नहीं हो रही है, तो वहाँ पर जब इन्फेक्शन फैल सकता है तो वहाँ पे उन सेल्स की डेथ जो होती है प्रोग्रामिंग के साथ बाकायदा हो जाती है, दैट इज़ डन बाय नेक्रोसिस। अब ये प्रोसेस होता कैसे है ये देख लेते हैं। सेल के अंदर आपको पता है लाइसोसोम्स, दिस इज द लाइसोसोम। बाकी और स्ट्रक्चर सारी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ एज इट इज ही पाए जा रहे हैं। अब इनको डिस्ट्रॉय करने का काम ये करेगा। अब ये देखें, दिस वन इज लाइसोसोम, आप पढ़ चुके हैं। लाइसोसोम कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखता है। स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स सेक्रीट करेगा इनसाइड द सेल। वो यहाँ पर सेल के बाहर, ये इसी सेल के अंदर ही कुछ खास एंजाइम्स सेक्रीट करेगा, स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स। दिस एंजाइम will break the cellular components, cellular components। ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक करना शुरू कर देगा और इस तरह से सेल्स की डेथ हो जाएगी। इवन के ये सेलुलर कंपोनेंट्स को तो डिस्ट्रॉय करेगा ही, उसके साथ ही साथ में ये एंजाइम्स बाहर भी आ जाएंगे, सेल से बाहर भी केमिकल्स रिलीज करेंगे, ठीक है। और सेलुलर कंपोनेंट्स को तो डिस्ट्रॉय करेगा ही और सेल की डेथ तो करेगा ही, सेल्स की साथ में इर्द गिर्द जो दूसरे सेल्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे ये केमिकल्स। समटाइम these enzymes also destroy the other cells जी, ये है इसका प्रोसेस। और आज हमने पढ़ लिया है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। नेक्रोसिस को पहले रिकॉल करते हैं। नेक्रोसिस
एक एक्सीडेंटल डेथ है सेल्स की और टिश्यूज़ की, और ये उतनी सिक्वेंशियल, इतनी तरतीब के साथ जैसे हमने एपोप्टोसिस में पढ़ा कि जी साइटोस्केलेटन ब्रेक हुआ, इस तरह से हुआ, चेंजेस आती गई, ग्रेजुअल चेंजेस आती गई और उससे सेल की डेथ हुई, ऐसा नहीं है। इट इज़ लेस सिक्वेंशियल देन एपोप्टोसिस। इसकी कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से नेक्रोसिस होती है? नेक्रोसिस में अकर ड्यू टू इंजरी, इन्फेक्शन, कैंसर, when a cell is given hypoxic environment without oxygen, spider bite, and when wounds are not properly cared। इसके बाद बेटे कुछ ख़ास एंजाइम्स होती हैं जो लाइसोसोम सेक्रीट करता है इनसाइड द सेल, और वो इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं कि वो सेलुलर कंपोनेंट्स को ब्रेक करते हैं, और अगर वो केमिकल्स, वो एंजाइम्स सेल के बाहर भी आते हैं तो सेल दूसरे जो साथी सेल्स होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट नेक्रोसिस। अब हम इसको बुक के ऊपर भी मार्क करते हैं क्योंकि ये लॉन्ग में भी आ चुका है टॉपिक एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का, एज वेल एज शॉर्ट में सेवरल टाइम आ चुका है। डेफिनेशंस मैंने बोर्ड पे भी लिखी हैं, आपको एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस की डेफिनेशन मार्क भी करनी है, नोट्स में भी गिवन है। एपोप्टोसिस इज़ वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। इस एक सेंटेंस के साथ साइड बॉक्स को भी ले लेंगे जिसको हमने MCQ के लिए भी मार्क करना है। इन एन एडल्ट ह्यूमन 50 to 70 बिलियन सेल्स डाई ईच डे बाय एपोप्टोसिस। उसके बाद बेटे प्रोसेस है, एपोप्टोसिस का प्रोसेस कैसे होता है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर ब्लेब्स एंड एपोप्टोटिक बॉडीज। ड्यूरिंग एपोप्टोसिस सेल श्रिंक्स and become round due to breakdown of cytoskeleton by enzymes. In chromatin, its chromatin undergoes condensation and nuclear envelope breaks. In this way, nucleus spread in the form of several chromatin bodies. Chromatin bodies, nuclear components chromatin bodies की सूरत में सेल में फैल जाएंगे. Cell membrane makes irregular buds known as blebs, which blebs break off from the cell and are now called apoptotic bodies, which are then phagocytosed by other cells. अगर आपको एपोप्टोटिक बॉडीज़ या ब्लैब्स का पूछा जाए तो आप ये प्रोसेस की जो हेडिंग मैंने दी है या एपोप्टोटिक बॉडीज़ की भी हेडिंग दे सकते हैं आप, तो ये फर्स्ट लाइन से डेफिनेशन के बाद से एंड तक पैराग्राफ को पूरा लिखेंगे। एपोप्टोटिक बॉडीज़, ब्लैब्स दोनों सूरतों में पूछा जा सकता है, ठीक है बेटे। सेकेंड पैराग्राफ पे आप लिखेंगे सिग्निफिकेंस या इम्पॉर्टेंस ऑफ एपोप्टोसिस। तो क्या इम्पॉर्टेंस है? एपोप्टोसिस कैन अकर व्हेन अ सेल इज डैमेज्ड और अंडरगो स्ट्रेस कंडीशन। एपोप्टोसिस रिमूव द डैमेज सेल प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग न्यूट्रिएंट्स और टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ये उन सेल्स में हो रहा है जो डैमेज होते हैं ताकि उनमें इन्फेक्शन ना फैले, वो न्यूट्रिएंट्स यूज़ ना करे, खुराक को इस्तेमाल करके इन्फेक्शन को फर्दर स्प्रेड ना करे। दूसरा है एपोप्टोसिस ऑल्सो गिव्स एडवांटेजेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये दूसरी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स द सेल बिटवीन देम अंडरगो एपोप्टोसिस एंड द डिजिट्स सेपरेट। ठीक है बेटे, ये आपने इसकी इम्पोर्टेंस मार्क कर ली है। 3 शॉर्ट यहाँ पे पॉसिबल हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ एपोप्टोसिस, दूसरा है व्हाट आर ब्लैब्स और एपोप्टोटिक बॉडीज़, तीसरा है इम्पॉर्टेंस ऑफ एपोप्टोसिस या सिग्निफिकेंस, और एक हमने MCQ भी मार्क किया है, दैट इज़ द नंबर ऑफ सेल्स डेली डेड। नेक्रोसिस की डेफिनेशन, फर्स्ट पैराग्राफ। Necrosis is the accidental death of cell and living tissues. Necrosis is less sequential than apoptosis. There are many causes of necrosis including injury, infection, cancer. Necrosis may occur when a cell is given hypoxic environment, spider bite, and necrosis may be due to lack of proper care to wound site. जी, अगर necrosis आता है तो ये causes तक लिखना होगा, ठीक है। व्हाट इज़ नेक्रोसिस, और अगर आपको आगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नेक्रोसिस, एक डेफिनेशन का था या नेक्रोसिस का था व्हाट इज़ नेक्रोसिस, तो उसमें कॉजेज तक लिखेंगे
लेकिन अगर सिर्फ कॉजेज़ पूछी जा रही हैं, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ नेक्रोसिस, तो सेकेंड लाइन से मार्क करेंगे देयर आर मैनी कॉजेज़ ऑफ नेक्रोसिस इंक्लूडिंग इंजरी, इन्फेक्शन, कैंसर. नेक्रोसिस में अकर व्हेन अ सेल इज़ गिवन हाइपोक्सिक, लेस ऑक्सीजन एनवायरनमेंट, कम ऑक्सीजन वाली एनवायरनमेंट मिलेगी, और दूसरा स्पाइडर बाइट हो सकता है, या फिर प्रॉपर केयर टू लैक ऑफ प्रॉपर केयर टू वॉन्ड साइट. अब प्रोसेस कैसे हो रहा है, प्रोसेस की हेडिंग देंगे. ड्यूरिंग नेक्रोसिस देयर इज़ अ रिलीज ऑफ स्पेशल एंजाइम्स फ्रॉम लाइसोसोम्स. लाइसोसोमल एंजाइम ब्रेक सेलुलर कंपोनेंट, सेल के कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे, एंड मे ऑल्सो बी रिलीज्ड आउटसाइड सेल टू ब्रेक सराउंडिंग सेल्स. Cells that die by necrosis may also release harmful chemicals that damage other cells. ये दूसरे सेल्स को भी डैमेज करना शुरू कर देती हैं. और ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, तो आपको ये सारा लिखना होगा. बच्चों, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के साथ मैं एक हदीस को भी रिलेट करूँगी. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रात को सोने से पहले अपने बिस्तर को अच्छी तरह से साफ़ कर लो. आपको पता है कि क्यों बिस्तर साफ़ करके सोना चाहिए? क्योंकि जब आप रात को सोते हैं तो आपकी बॉडी से बहुत सारे सेल्स, अब आप एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस तो पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं कि बॉडी के स्किन से या कुछ ऐसे सेल्स होती हैं जो आपकी बॉडी से सेपरेट हो जाती हैं, जो आपके बिस्तर का हिस्सा बन जाते हैं, और सम टाइम वो वहाँ पर रहते हुए टॉक्सिक हो जाते हैं, जहरीले हो जाते हैं. ये नहीं है कि अब आप ये कहें कि जी आपके एक दिन के यूज़ से आपके कपड़े ख़राब हो जाते हैं या वो बहुत ज़्यादा जहरीले हो जाते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. आप उनको जस्ट उसको साफ़ कर दो, झाड़ दो बिस्तर, तो जितनी भी अनवांटेड जो भी चीज़ डेड सेल्स होते हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाती हैं. तो अब आप देख सकते हो कि साइंटिफिकली भी ये बात प्रूफ है कि एक हेल्दी इंसान जो एडल्ट है उसमें 50 से 70 बिलियन सेल्स डेली डेड होते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी. ठीक है, पूरी बॉडी में से. और वो सेल्स जो जब हमारी एनवायरनमेंट में आती हैं तो हमारी एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेसन, और अब आपने आज इसको अच्छी तरह से याद करना है.